जरा सोचिए कि आज के दौर की कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, मान लीजिए कोई बड़ी टेक कंपनी या तेल कंपनी, किसी देश पर कब्जा कर ले। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन इतिहास में ऐसा हो चुका है। और ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक ऐसी कंपनी जो भारत में बस मसाले, चाय और कपड़ा खरीदने आई थी, लेकिन देखते ही देखते वो यहाँ की सरकार बन बैठी, शासक बन बैठी। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इस अविश्वसनीय बदलाव के पीछे एक लड़ाई थी, एक ऐसा निर्णायक मोड़ जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे व्यापार के बही खाते जंग के मैदान में तब्दील हो गए और कैसे एक कॉरपोरेशन ने एक पूरे साम्राज्य को जन्म दे दिया। हमारा ये सफर 5 दिलचस्प पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम उस समय के भारत की तस्वीर देखेंगे जब ये सारा मंच तैयार हो रहा था। माहौल कैसा था? इसके बाद हम प्लासी की लड़ाई पे नजर डालेंगे, वो पहली बाजी जिसने खेल को पूरी तरह से पलट दिया। फिर हम एक ऐसे नवाब की कहानी जानेंगे जिसने कंपनी की कठपुतली बनने से साफ इनकार कर दिया और एक विद्रोह की आग जलाई। यही विद्रोह हमें सीधे बक्सर के महासंग्राम तक ले जाएगा। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे उस एक निर्णायक लड़ाई ने कंपनी को हमेशा के लिए एक व्यापारी से एक शासक बना दिया और भारत की तकदीर लिख दी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के हिंदुस्तान से। देखिए, ये एक ऐसा दौर था जब भारत एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। जो पुरानी शक्तियां थीं वो कमजोर पड़ रही थीं और नई ताकतें अपना सिर उठा रही थीं। मतलब पूरे देश में एक उथल-पुथल और अनिश्चितता का माहौल था जिसने भारी शक्तियों के लिए कह सकते हैं कि दरवाजे खोल दिए थे। हुआ ये था कि सदियों से भारत पर राज करने वाला शक्तिशाली मुगल साम्राज्य अब बस नाम का रह गया था। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसकी पकड़ दिल्ली के आसपास ही सिमट कर रह गई थी। अब जब केंद्र में बैठा राजा कमजोर होता है तो सूबेदार खुद को आजाद कर लेते हैं। ठीक यही हुआ। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे कई बड़े और अमीर सूबे खुद मुख्तार हो गए। इससे पूरे भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन पैदा हो गया। सोचिए कि एक सिंहासन खाली पड़ा है और उस पर बैठने के लिए कई दावेदार हैं। और इन दावेदारों में भारतीय नवाबों के साथ साथ यूरोप से आई व्यापारिक कंपनियां भी थीं, जो इस मौके का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार थीं। अच्छा, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो किसी आम ट्रेडिंग कंपनी के बारे में मत सोचिए। ये कोई साधारण कंपनी नहीं थी। इसको समझने के लिए आज की किसी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी की कल्पना कीजिए, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ। कल्पना कीजिए कि उस कंपनी के पास अपनी खुद की ट्रेंड आर्मी हो, अपनी नेवी हो, अपने तोपखाने हों। उनका मकसद सिर्फ सामान बेचकर मुनाफा कमाना नहीं था। उनका असली मकसद था व्यापार पर एकाधिकार करना, मोनोपोली बनाना। और उस मोनोपोली को बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, चाहे वो साजिश करनी हो, रिश्वत देनी हो या फिर सीधे सीधे जंग लड़नी हो। तो कंपनी के भारत पर राजनीतिक कब्जे की कहानी का जो पहला बड़ा अध्याय है वो है प्लासी का युद्ध। लेकिन सच कहूं तो इसे एक पारंपरिक लड़ाई कहना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। ये असल में एक कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा था, जहां जीत तलवारों के जोर पर नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे हुई साजिशों, धोखेबाजी और मोटी मोटी रिश्वत से पहले ही तय कर ली गई थी। तो देखिए, पूरी कहानी ऐसी शुरू हुई। 1756 में एक नौजवान और तेज तर्रार नवाब सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठे। उन्होंने देखा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, किलों की मरम्मत कर रही है, टैक्स नहीं दे रही। तो उन्होंने इस पर लगाम कसने की कोशिश की। ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें एक ऐसा नवाब चाहिए था जो उनकी जेब में हो। तो उन्होंने एक बहुत ही शातिर योजना बनाई। उन्होंने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर से संपर्क किया और इसे बंगाल का अगला नवाब बनाने का लालच दिया। इस साजिश में उनका साथ दिया बंगाल के सबसे अमीर बैंकरों, जगत सेठों ने, जिनका भी नवाब से कुछ पैसों का विवाद चल रहा था। तो नतीजा क्या हुआ? 1757 में जब प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं, तो नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मीर जाफर के अंडर था, वो लड़ाई नहीं, वो बस खड़ा तमाशा देखता रहा। बेचारे सिराजुद्दौला की हार तो तय ही थी। उन्हें पकड़कर मार दिया गया और जैसा कि तय हुआ था, मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपनी कठपुतली बनाकर गद्दी पर बिठा दिया। जैसा कि मशहूर इतिहासकार विलियम डिल्मप्रिम्पल ने लिखा है, ये जीत सैन्य कौशल का नतीजा नहीं थी। ये तो विश्वासघात, जाली कॉन्ट्रैक्ट्स और रिश्वत का नतीजा थी। प्लासी असल में एक धांधली थी, एक बहुत बड़ा धोखा। लेकिन इस धोखे का असर बहुत बड़ा हुआ। इसने पहली बार अंग्रेजों को भारतीय राजनीति में सीधा दखल देने का अधिकार दे दिया। अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं थी,
वो एक किंग मेकर बन चुकी थी, जो तय करती थी कि बंगाल का नवाब कौन बनेगा। मीर जाफर को गद्दी तो मिल गई, लेकिन वो अंग्रेजों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। कंपनी की पैसों की भूख बढ़ती ही जा रही थी। वो मीर जाफर से लगातार और पैसे की मांग कर रहे थे, जिससे बंगाल का खजाना खाली हो गया। जब मीर जाफर ने हाथ खड़े कर दिए तो अंग्रेजों ने उसे भी हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। उनको लगा कि यह भी एक और आसान कठपुतली साबित होगा, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मीर कासिम की अपनी सोच थी और वो किसी के इशारों पर नाचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब जरा इन दोनों की तुलना देखिए, इससे सारी बात साफ हो जाएगी। जहां मीर जाफर पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर एक नाम का शासक था, वहीं मीर कासिम ने गद्दी पर बैठते ही असली सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश शुरू कर दी। उसका पहला कदम बहुत सोचा समझा था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर बिहार के मुंगेर में शिफ्ट कर ली। क्यों? ताकि वो कलकत्ता में बैठे अंग्रेजों की रोज रोज की दखलंदाजी से दूर रह सके। फिर उसने अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करना शुरू किया, तोपें और बंदूकें बनाने के कारखाने लगवाए, और सबसे जरूरी, उसने राज्य की खस्ताहाल आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए टैक्स कलेक्शन सिस्टम में बड़े सुधार किए। और ये वो कदम था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, उस समय कंपनी के पास एक दस्तक यानी एक स्पेशल पास होता था। इस पास की वजह से कंपनी बिना कोई टैक्स या चुंगी दिए बंगाल में कहीं भी व्यापार कर सकती थी, लेकिन भारतीय व्यापारियों को हर नाके पर भारी टैक्स देना पड़ता था। जाहिर है, ये एक बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी। मीर कासिम ने इस भेदभाव को खत्म करने का फैसला किया। उसने एक झटके में सभी के लिए, चाहे वो भारतीय व्यापारी हों या अंग्रेज, सारे आंतरिक व्यापार कर खत्म कर दिए। इससे हुआ ये कि जो स्पेशल फायदा सिर्फ अंग्रेजों को मिल रहा था वो खत्म हो गया। अब बाजार में सबको बराबर का मौका मिला। ये बात कंपनी को बर्दाश्त नहीं हुई, वो आग बबूला हो गए। और यही वो चिंगारी थी जिसने मीर कासिम और कंपनी के बीच एक खुली जंग की आग लगा दी। अगर प्लासी धोखे और साजिश की कहानी थी, तो बक्सर एक असली आमने सामने की लड़ाई थी। एक ऐसी जंग जिसमें दोनों तरफ की सेनाओं ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। ये वो निर्णायक सैन्य टकराव था जिसने सिर्फ बंगाल का नहीं, बल्कि आने वाली सदियों के लिए पूरे हिंदुस्तान के भाग्य का फैसला कर दिया। इसने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव को सीमेंट और कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत कर दिया। जब कंपनी ने मीर कासिम पर हमला किया तो वो भागकर अवध पहुंचा, और वहां उसने एक ऐसा गठबंधन बनाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 3 बड़ी भारतीय शक्तियां एक साथ कंपनी के खिलाफ खड़ी हो गईं। एक तरफ थे बंगाल के भगोड़े नवाब मीर कासिम, दूसरे थे उत्तर भारत की उस समय की सबसे बड़ी ताकत अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और तीसरे, भले ही उनकी शक्ति अब सिर्फ नाम की रह गई थी, लेकिन जो आज भी पूरे भारत के लिए सम्मान के प्रतीक थे, वो थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। सोचिए, ये कंपनी के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। ये उनके लिए करो या मरो की लड़ाई थी। अगर वो हारते तो शायद उनका भारत से हमेशा के लिए सफाया हो जाता। लेकिन 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान पर जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की छोटी सी लेकिन कहीं ज्यादा अनुशासित और बेहतर हथियारों से लैस सेना ने इस विशाल भारतीय गठबंधन को बुरी तरह से हरा दिया। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये जीत प्लासी की तरह किसी धोखे या साजिश से नहीं मिली थी। ये एक विशुद्ध सैन्य जीत थी जो बेहतर रणनीति और आधुनिक ट्रेनिंग के दम पर हासिल की गई थी। इस एक जीत ने पूरे भारत के राजा नवाबों को एक साफ संदेश दे दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। बक्सर की लड़ाई के बाद जो हुआ, उसके परिणाम बहुत ही गहरे और दूर तक जाने वाले थे। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो सिर्फ व्यापार करने वाली एक संस्था नहीं रही, बल्कि भारत की नई शासक बन चुकी थी। व्यापारी का नकाब उतर चुका था और असली चेहरा यानी शासक का चेहरा सामने आ गया था। एक नई हकीकत सामने आ चुकी थी। लड़ाई हारने के बाद बेचारे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास कोई चारा नहीं बचा था। 1765 में उन्होंने कंपनी को दीवानी अधिकार सौंप दिए। अब ये दीवानी अधिकार क्या थे? इसका मतलब था कि भारत के सबसे अमीर प्रांतों बंगाल, बिहार और उड़ीसा से सारा टैक्स और लगान वसूलने का कानूनी अधिकार अब कंपनी को मिल गया। सोचिए, ये कंपनी के लिए एक कभी न खत्म होने वाली सोने की खान हाथ लगने जैसा था। अब उन्हें अपना व्यापार चलाने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की कोई जरूरत नहीं थी। बंगाल के ही पैसे से वो बंगाल का माल खरीदते, अपनी सेना को और बड़ा करते और उसी पैसे का इस्तेमाल करके धीरे धीरे भारत के बाकी हिस्सों को जीतना शुरू कर दिया। और इस स्लाइड पे ये जो आंकड़ा दिख रहा है, 1/3, ये उन दीवानी अधिकारों का एक बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला नतीजा है।
कंपनी का एकमात्र मकसद था ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूलना। उन्होंने किसानों पर इतने ज्यादा और इतने कठोर टैक्स लगाए कि खेतीबाड़ी चौपट हो गई। नतीजा ये हुआ कि 1769 और 70 में बंगाल में इतिहास का सबसे भयानक अकाल पड़ा। अनुमान है कि इस अकाल में करीब 1 करोड़ लोग भूख से मारे गए, जो उस इलाके की कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा था। ये दिखाता है कि जब एक कॉरपोरेशन को लोगों पर राज करने का अधिकार मिलता है तो उसका ध्यान मुनाफे पर होता है, लोगों की जान पर नहीं। बक्सर के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों को कंट्रोल करने का एक और बहुत ही चालाक तरीका निकाला, जिसे कहते हैं सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस। ये एक तरह के माफिया के प्रोटेक्शन रैकेट जैसा था। अंग्रेज किसी भारतीय राजा के पास जाते और कहते, हम आपको आपके दुश्मनों से बचाएंगे, इसके लिए आपको बस हमारी एक सेना अपने राज्य में रखनी होगी। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कई पेंच थे। पहला, उस सेना का सारा भारी भरकम खर्च उसी राजा को उठाना पड़ता था। दूसरा, बदले में राजा को अपनी खुद की सेना खत्म करनी पड़ती थी। और तीसरा, वो कंपनी की इजाजत के बिना किसी दूसरे राज्य से कोई संधि या दोस्ती भी नहीं कर सकता था। मतलब भारतीय शासक अपने ही खर्च पर अपनी आजादी और अपनी संप्रभुता खो बैठते थे। वो एक सुनहरे पिंजरे में कैद हो जाते थे, जिसकी चाबी कंपनी के पास होती थी। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है, सार है। बक्सर की लड़ाई सिर्फ एक क्षेत्र या एक प्रांत को जीतने के बारे में नहीं थी। बंगाल से मिले बेहिसाब धन और संसाधनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो असीमित ताकत दी, जिससे उन्होंने अगले 100 सालों में धीरे धीरे करके लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। बक्सर असल में ब्रिटिश राज का वो लॉन्च पैड था जहां से साम्राज्य की असल उड़ान शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पूरी कहानी हमें इतिहास के एक बहुत ही जरूरी और गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई कॉरपोरेशन जिसका एकमात्र मकसद मुनाफा कमाना हो वही सरकार बन जाए, तो उसकी पहली प्राथमिकता क्या होती है? उसके शेयर होल्डर्स का फायदा या उस जमीन पर रहने वाले लोगों का कल्याण? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 250 साल पहले था, जब हम देखते हैं कि कैसे आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया भर की नीतियों और सरकारों पर अपना असर डालती हैं।